नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। शिक्षक दिवस, जी हाँ, शिक्षा ही आदमी को इंसान बनाती है। शिक्षा ही सभ्यता का मूल है और शिक्षक इसे संवाहक है। शिक्षित समाज ही आगे बढ़ता है और एक स्वस्थ समाज और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करता है। यही वजह रही है कि हमारे समाज में शिक्षकों या कहें कि गुरुओं का सबसे सम्मानित स्थान रहा है। 5 सितंबर को हम यही सम्मान प्रदर्शित करने शिक्षक दिवस मनाते हैं। यूं तो ये दिन पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, लेकिन भाव शिक्षक स्वरूपी उस महामानव को सम्मान प्रदर्शित करने का है जो ज्ञान की लौ को सदियों से प्रज्वलित किए हुए हैं और शिक्षा की ये मशाल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है। शिक्षकों यानी गुरुओं की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों ने गाई है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके, लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा भगवान से भी बढ़कर बताई गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आज के युग में क्या हमारा शिक्षक समुदाय इस गुरुता का पालन कर रहा है? समाज उन्हें सम्मान दे रहा है? हम उसी पर आज बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि स्वरूप देखते हैं वृत्त चित्र। भारत में शिक्षक दिवस देश के पहले उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में हुआ था, जो एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। राधाकृष्णन के पुरखे पहले कवि सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण के संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरासमिया और माता का नाम सीताम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे और उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने शुरुआती 8 साल तिरुतनी में ही गुजारे। उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी। इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में भेजा। फिर अगले 4 साल उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। राधाकृष्णन बचपन से ही मेधावी थे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वा लोहा कंचन करे, ये करी लय महंत। गुरु की महिमा है अगम, गाकर तरता शिष्य, गुरु कल का अनुमान कर, गढ़ता आज भविष्य। जब गुड़ को गाहक मिले तब गुड़ लाख बिकाए, जब गुड़ को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। सन 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, तो उनके छात्र 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगने के लिए उनके पास पहुंचे। इसके बजाय उन्होंने समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला होना चाहिए। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शिक्षक दिवस हर साल एक स्पेशल थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। वही इस साल टीचर्स डे के लिए थीम शिक्षकों को सतत विकास के लिए सशक्त बनाना तय की गई है। तो आज शिक्षक दिवस के खास मौके पर हम चर्चा करने वाले हैं कई पहलुओं को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और रायपुर से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिक्षिका शशि तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले IND24 की ओर से आप तीनों गुरुओं को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। डॉक्टर शशिकांत जी, आप इसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। आज शिक्षक दिवस का अवसर है और शिक्षकों की कल्पना हम करते हैं बेहतर समाज,
विकसित समाज, समृद्ध समाज और एक अच्छा इंसान, अच्छा मार्गदर्शन देने वाला, अच्छा भविष्य गढ़ने वाला, जिससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। समय दर समय बदलता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बदलती गई। अगर आज की बात हम करें तो कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? निश्चित आज काफ़ी बदलाव है। एक तो पहले जो शिक्षक जो शब्द है, इसको हमें विचार करना होगा कि शिक्षक क्या सिर्फ जो ये वैखरी बाड़ी में दिया जाने वाला ज्ञान है वहीं तक सीमित है। तो जैसे आपने कहा कि आज का थीम है सतत विकास। अब सतत विकास को लेकर के क्या क्या होना चाहिए ये लगभग लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को ये जानकारी है, क्या वो उस विकास के सहयात्री हैं या फिर कहीं सतत विकास में उनकी क्रिया ही बाधा के रूप में बन रही है। इस तरह से जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है सीखना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिमार्जन। आज भोगवादी संस्कृति इस कदर लोगों के जीवन में व्याप्त हुई है कि सतत विकास छोड़िए, आज का जो मनुष्य है वही तमाम सारी बीमारियों से लगातार ग्रसित हो रहा है। और इसका कारण प्रकृति में कोई और नहीं है, सिर्फ मनुष्य है। प्रकृति के जितने भी असंतुलन हैं, चाहे वो पर्यावरण असंतुलन हो, चाहे वो धरती का प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण हो, उसमें मुख्य भूमिका अगर देखेंगे तो मनुष्य का ही है। और जबकि मनुष्य जानता है कि प्रदूषण का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, उसके बाद भी वो भागीदार उसी प्रदूषण का है, उसी में वो शामिल है। और इस रेस में, इस दौड़ में लगातार अंधी दौड़ में लोग भगते जा रहे हैं। और सतत विकास जैसा चिंतन आज ग्लोबल, एक कह सकते हैं वैश्विक चिंतन का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया ये सोच रही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या, क्योंकि जिस तरीके से हम खाद्यान्नों का लगातार उपभोग करते आ रहे हैं, बेतहाशा कोई नियंत्रण नहीं है। मनुष्य नई नई चीजें इजाद कर रहा है अपने भौतिक सुख के लिए, लेकिन वो ये भूल गया है कि भारत में जो शिक्षक था वो इस पूरी दुनिया जगत को भी अपने परिवार का हिस्सा मानता था। और परिवार में मैं पूछूं कि कौन मूल्यवान है, जैसे अगर पूछा जाए पिता पुत्र में मूल्यवान कौन है, तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर जगत आपका परिवार है तो जगत के जितने भी जीव जंतु हैं, ये जो पंच महाभूत हैं, वो भी आपके परिवार के हिस्से हैं। लेकिन उनके प्रति आपका जो दायित्व है, क्या उस दायित्व का निर्वाह आप कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या सिर्फ डेटा के आधार पर, या जो आजकल जो सोशल मीडिया में लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्या उसके आधार पर हम सतत विकास की कल्पना को साकार रूप दे पाएंगे? ये एक अहम विषय है जो आज पूरे विश्व के चिंतन का आधार है। और बायोडायवर्सिटी का संकट आप देख रहे हैं। तो भारत ने तो जिस चिंतन के साथ शिक्षण कार्य को शुरू किया था, उसमें वसुधा को कुटुंब माना था। तो ऐसे में तो वैश्विक जो ये समस्या आई है बायोडायवर्सिटी की, वो तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन वो हुई ही तब जब मनुष्य सिर्फ अपने समाज या अपने से जुड़े हुए लोगों को ही अपने परिवार का नाम देने लगा। और परिवार भी तो टूट गए, रिश्ते आज सिमट रहे हैं। मतलब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत जैसे देश में जहां हम 7 जन्मों तक रिश्ते निभाने की बात करते हैं, वहां लिव इन पर बात होने लगी है और युवा पीढ़ी लिव इन को सपोर्ट करने लगी है। वृद्धाश्रम जो हमारे यहाँ होता नहीं था, जहां हम वसुधा को कुटुंब मानते थे, आज हमारे कुटुंब में हमारे बुजुर्गों के लिए कोई जगह नहीं है। लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि पढ़े लिखे लोग भी अपने माता पिता को जाके सड़क पर छोड़ाते हैं, वृद्धाश्रम में उनका गुजारा होता है। तो भारत की जो संस्कृति है वो भारत के जीवन से कहीं दूर जा रही है। और भारत विश्व गुरु इसी बात के लिए हुआ करता था कि वो संस्कृति पूरी दुनिया जानती थी कि अगर दुनिया को बचाना है तो जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति का चिंतन करके, मनन करके ही दुनिया को बचाया जा सकता है। लेकिन अब वो महज सिर्फ किताबी ज्ञान या मतलब कह सकते हैं बौद्धिक विलास की वजह बन के रह गया है, व्यवहार का विषय नहीं बन रहा है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि ज्ञान व्यवहार में कैसे आए। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बेहतर समाज, विकसित समाज की जब बात करते हैं, जैसा कि शशिकांत जी ने भी कहा कि अवेयरनेस और जिम्मेदार होना बहुत जरूरी हो जाता है। और समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है, लेकिन अनुकूल नहीं हो पा रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल प्रिसिता जी, देखिए आज इस 21वीं शताब्दी में जिन विद्यार्थियों के साथ हम लोगों की भेंट होती है और 20वीं शताब्दी में जो विद्यार्थी मिलते थे,
दोनों के वे ऑफ लाइफ में, विचारधारा में, रहन सहन में, सोच में काफ़ी अंतर है, तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें जड़ समाज नहीं बनना है, डायनामिक ही रहना है। सवाल यह है कि गुरु और शिक्षक दोनों में, अब इस हमारे कम्युनिटी में भी गुरु और शिक्षक में अंतर दिखाई देता है। गुरु वो होता है जो विद्यार्थी आता है कोरे कागज की समान, तो उस कोरे कागज में वो जो ज्ञान संप्रेषित करता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रिसिता जी, ये भी सच है, कोई विद्यार्थी पहले से गुदा हुआ आएगा तो फिर आप तो जानते हैं कि मार्केट में कोरे कागज की कीमत ज्यादा है और गुदे हुए कागज को बेचने जाएंगे तो रद्दी के भाव में बिकता है। लेकिन आज के शिक्षा जगत में प्राइमरी स्कूल की से लेकर हम हायर एजुकेशन तक की बात करें तो ये सदैव से डिबेट का विषय रहा है कि राज्य नियंत्रित शिक्षा अच्छी है कि निजी शिक्षा अच्छी है। और ये प्लेटो अपने रिपब्लिक में महान ग्रंथ में भी लिखा था। सुकरात का शिष्य, अरस्तु का गुरु प्लेटो। आज हम अपने देश में देखते हैं जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसके लिए शिक्षकों को, सरकार को, पूरी सिस्टम को, प्रशासन को, पहली कक्षा से में जो बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं उनका परसेंटेज है 98.1%, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक। यही विद्यार्थी जब 6वीं कक्षा में पहुंचते हैं तो वो परसेंटेज हो जाता है 95.2। उसके बाद 9वीं कक्षा में यही विद्यार्थी लोग पहुंचते हैं तो परसेंटेज गिर जाती 79%, और 11वीं से 12वीं तक ये 51%। इसका मतलब है कि हमारे 50% बच्चे हायर एजुकेशन से वंचित हो गए और जिनको ब्रेन फोर्स में शामिल होना चाहिए था वो लेबर फोर्स में शामिल हो गए। तो यहां पर समूल रूप से अंत में बात आती है बजट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। शुरू से जिस तरह से बजट में 6% की बात होती गई, काश उसको इंप्लीमेंट कर देते तो शायद यह स्थिति नहीं आती। और त्रिपाठी जी जो कह रहे थे, भारत में जो हमारा जो प्राचीन जो हमारा धरोहर रहा है, मूल्य रही है, गौरव रहा है, तो स्वतंत्रता के बाद जब जागे तब सवेरा। अब एजुकेशन में अगर बजट को बढ़ाया जाता है तो ये जो समस्याएं हैं, और शिक्षकों को भी, उनके पक्ष को भी देखें, ये क्या संविदा शिक्षक, क्या अस्थायी शिक्षक, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक, क्या अनुदान प्राप्त शिक्षक, क्या गवर्नमेंट के, क्या यूनिवर्सिटी के, ये डिवीजन क्या है? शिक्षक बनाओगे कि गुरु बनाओगे? और फिर ये सब बातें हैं। तो मूल बात यह है कि आज चाहे गार्जियन में, चाहे स्टूडेंट में, चाहे एक प्रकार से निजी शिक्षा व्यवस्था के साथ गवर्नमेंट वाले जो कॉम्पीट कर रहे हैं, सरकारों के द्वारा बजट में जो जिस मात्रा में खर्च करनी चाहिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं आपको बताऊं भारत सरकार का बजट 1,05,000 करोड़ टोटल, और उसमें 65,000 करोड़ रुपया स्कूली शिक्षा के लिए, उसमें 35,000 करोड़ रुपया मिड डे मील के लिए, और इसी में सैलरी, इसी में भवन, इसी में लेबोरेटरी, इसी में इंस्ट्रूमेंट खरीदना है। और हायर एजुकेशन में देखें तो ये जो बजट की जो कमी है और रिसर्च में जो हम पीछे हो रहे हैं, तो समूल आज बच्चा 6 लाख से ऊपर औसत में बच्चे विदेश क्यों जा रहे हैं पढ़ने, और हम कह रहे हैं कि एनईपी लागू कर दिए, हम विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन वो आए तब ना। तो यहां पर प्रश्न चिन्ह है, और इसका मूल कारण यही है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, छोटी छोटी बातों के लिए शिक्षकों को जो उनका प्रमोशन है उनको दे दो ना, उनको टाइम में डीए दे दो, उनका तनख्वाह दे दो। और ये जो विभाजन है कि क्या कहें, अलग अलग टीचरों का समूह का, वैसा नहीं, शिक्षक और गुरु को एक समान बना दो और वो अपनी बेस्ट से बेस्ट वो देगा। और निश्चित रूप से एजुकेशन में जिस तरह से इस तरह का अगर क्रांति लाना है
तो हमें पुनर्विचार करके व्यवस्था को सोचना चाहिए। प्रियसीता जी, बिल्कुल, कई नवाचारों की जरूरत है आज भी। शशि जी, आपका रुख करूंगी, आपको क्या लगता है समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्योंकि अभी भी आज के दौर में हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी समस्याएं हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब पहुंचते हैं तो वहां शिक्षा की स्थिति क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। जी जी, मतलब आज के युग में देखिए कि पहले जो गुरु परंपरा चल रही थी, बोलते हैं जी, और आज जो है शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि गिरा हुआ है। इसमें टीचरों की कोई गलती नहीं है, या हम टीचरों को नहीं बोल सकते कि इनके कारण शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। गुरु पहले भी थे, आज भी हैं, आज भी वो वही ईमानदारी से शिक्षा दे रहे हैं। आज हम देखें, शून्य से लेकर अगर 100 तक जाए तो वहां पे एक शिक्षक की भूमिका ही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, लेकिन उस रचना को, अपनी रचना को दिशा देना टीचर के हाथ में सौंप दिया। आज हम देखते हैं कि देश में एक छोटे से चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री की भूमिका में आज जो भी व्यक्ति है, वहां पे केवल और केवल टीचर का ही हाथ है। अगर एक टीचर अपने आप को समर्पित कर देता है तो निश्चित मानिए कि एक राष्ट्र का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है। जिस दिन टीचर के मन में यह भावना आती है कि हम केवल एक तनख्वाह पाकर अपने परिवार को चलाने वाले कर्मचारी नहीं हैं, हमको ईश्वर ने या समाज ने वहां पे खड़ा किया है जहां पे हमारे राष्ट्र की बात आती है। हम उस परिवार से उठकर जाते हैं जिस परिवार में हमने शिक्षा को ऊंघते देखा है। उस परिवार में हमने देखा है कि शिक्षा का स्तर इतना नीचा है, इतना स्तर गिरा हुआ है कि स्वयं की शिक्षा के लिए हमको सोचना पड़ जाता है। और उसी स्तर से उठकर यदि एक हम शिक्षक की भूमिका में आते हैं तो हमको वहां पे समर्पित होना जरूरी है। और रही बात समाज की, समाज स्वयं शिक्षा के साथ में है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए, शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसा है, केवल पैसे के बल पर शिक्षा का स्तर है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, वहां पे पूरा का पूरा शिक्षक जो है अपने आप को खपा रहा है। और मैं कहती हूँ कि शिक्षा का स्तर गांव से ही उठकर शहर में गया है। और आज हमारे देश में हम जो भी देख रहे हैं वो एक शिक्षक की भूमिका से ही होती है। बिल्कुल। शशिकांत जी, जिस तरह नई शिक्षा नीति लेकर आई है सरकार, समाज सरकार दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है शिक्षा को लेकर राष्ट्र के निर्माण में, क्या लगता है कितनी अनुकूल, कितना बदलाव अभी तक जो आया और ये शिक्षा नीति लागू होने के बाद आगे आएगा, एक बेहतर भविष्य बनेगा या इससे बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर नई शिक्षा नीति बहुत लंबे समय के बाद एक नवाचार करने की तरफ अग्रसर हुई है। और ख़ासकर मैं बात करूं, आजकल एक विषय बड़ा ही प्रचलित विषय है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। और लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का हो, अर्थशास्त्र का हो, विज्ञान का हो, हर क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या इसके पहले शिक्षा नीति में या शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा चल रही है उसमें शामिल नहीं था? तो निश्चित ही उस तरह से शामिल नहीं था जिस तरीके से आज इस पर बात होने लगी है। क्योंकि हम जो लंबे समय तक जो उपनिवेशवाद के शिकार रहे, तो ऐसे में जो हमारे अध्ययन की या जो आज भी हमारे आकर्षण का मुख्य विषय पाश्चात्य या दूर से आई हुई जो शिक्षा पद्धति है उसके प्रति हमारा रुझान ज़्यादा है। और मनुष्य के मस्तिष्क कह लें या मन की बनावट ऐसी है कि जो चीज़ बाहर की होती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं ऐसा हम कहते हैं, तो हम अपनी चीज़ों को छोड़कर, और इंद्रियां भी बाहर की तरफ ही कह सकते हैं बहिर्गामी हैं, तो बाहर की चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन आप ये मान के चलें कि जैसे एक वृक्ष की जड़ें अगर मजबूत नहीं हैं तो चाहे बाहर से उसे कितना भी सुरक्षित करने की कोशिश की जाए, वो निश्चित तौर पर वो वृक्ष टिक नहीं सकता। तो ठीक ऐसे ही कोई भी देश, कोई भी समाज जब तक अपनी मूल संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है तब तक वो समाज बचाया नहीं जा सकता, या उस समाज को जो सतत विकास की बात करते हैं सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। और जो सनातन
संस्कृति जिसे हम कहते हैं, वो संस्कृति मनुष्यता की संस्कृति थी। भारत ने उस पर बहुत गहरे में काम किया। हमारे वेद के ऋषियों ने तो कहा कि मनुर्भवः, माने मनुष्य तुम बनो, मनुष्य हो नहीं। और ये बात पाश्चात्य दार्शनिक, शायद अरस्तु ने भी कहा था इस बात को कि मैन इज सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक जानवर है। एक शब्द देखिए क्या कह रहे हैं, वो जानवर है। और डार्विन जो बहुत बड़े विकासवाद को लेके आते हैं जीव विज्ञान में, वो कहते हैं कि मनुष्य और पशु के विकास में मात्रात्मक अंतर है। ऐसा नहीं है कि मतलब मनुष्य पशु जैसा नहीं है। और आज आप देखें तो इस सभ्य समाज में मनुष्य के द्वारा जो पार्श्विक जो वृत्तियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, लगातार खबरों में पेपर उठा के देखें, न्यूज देखें तो कोई न कोई ऐसी खबर आती है जो मनुष्य के समाज में घट रहा है, वो किसी भी पशु समाज में नहीं घट रहा है। यानी मनुष्य पशु से भी तुलना करने योग्य नहीं है। एक तरफ विकास की पराकाष्ठा पर हम भौतिक रूप से इतने मतलब विकसित हो गए कि आज भौतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार मनुष्य का है, और दूसरी तरफ सभ्यता और संस्कृति के दृष्टिकोण पर देखें अगर मनुष्य को, तो उसका जो गिरावट आया है, जिस तरीके से खबरें आती हैं, जैसे आजकल बच्चों में एंजाइटी है, डिप्रेशन जैसी चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, इसको लोग कहते हैं कि बढ़ रहा है। ये कहीं आप पशु जगत में नहीं दिखेगा कि कोई डिप्रेशन में आ रहा है, कोई एंजाइटी में आ रहा है, किसी का क्या कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर किसी के अंदर आ रहा है। ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर आ रही हैं। इसीलिए मनुष्य के विकास के लिए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक की कल्पना की गई, क्योंकि विद्या के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं हो सकता। तो मनुष्य, अब विद्या फिर क्या है? विद्या यह है कि मनुष्य को आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान का जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल धर्म और एक हाइपोथेटिकल थॉट लोगों के दिमाग में बनता है। आत्मज्ञान का मतलब यह हुआ कि मनुष्य ही इस जगत का एकमात्र प्राणी है जो जड़ जगत के बारे में भी और जीव जगत के बारे में भी जानकारी रखता है। यानी किसी पशु को मनुष्य के जीवन के बारे में पता हो ना हो, मनुष्य को पशुओं का जीवन कैसा है, उनके जीवन में किस तरीके से गिरावट आ रही है, क्या क्या है, सारे डेटा इसके पास हैं। लेकिन बावजूद ये उसी सतत विकास में बाधा बना हुआ है, और सतत विकास इसके चिंतन का महज एक आधार बन के खड़ा है जो व्यवहार में नहीं है। और जब तक व्यवहार में नहीं है तब तक हम सतत विकास की कोरी कल्पना के साथ जिएंगे, उसको हम सतत विकास का रूप, साकार रूप तो नहीं दे पाएंगे। अजय चंद्राकर जी का रुख करूंगी। कई नवाचारों की जरूरत है, इसके साथ कई समस्या भी है। शिक्षा विभाग में अगर बात की जाए या ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात की जाए, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहां पर डेटा आपने बताया कि कम, ये आदिवासी क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां अवेयरनेस नहीं है। कई ऐसे स्कूल है जहां पर सिर्फ एक शिक्षक के आधार पर वो चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी से भी जूझ रही है छत्तीसगढ़ के स्कूल। इसको लेकर और क्या कदम उठाने चाहिए, बेहतर शिक्षा पहुंचे जिससे कि अच्छा समाज हमारा बने, बेहतर समाज बने? प्रिसिता जी, शिक्षा जगत में दो चीज होती है, हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। इसलिए टीचरों को भी अवेयर करना जरूरी है। हमारे देश में भारत सरकार की ही रिपोर्ट है कि 70% टीचर ऐसे हैं जो बगैर तैयारी के जाते हैं। ये सरकार का डाटा कह रहा है। तो उनको हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, इसमें अवेयर करना बहुत जरूरी है। और 1 लाख से ऊपर स्कूल हमारे देश में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, एक टीचर की बदौलत चल रहा है। तो ये बजट की बात आती है, और अरस्तु का भी यहां पर जिक्र हुआ। अरस्तु का कोटेशन था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और इसी बात को जॉन जिक्स रूसो आगे बढ़ाया कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य समस्त प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है। अगर कोई यह कहे कि मुझे समाज में नहीं रहना है या समाज से लेना देना नहीं है, या तो वो देवता होगा या फिर वो राक्षस होगा। तो वेस्टर्न कंट्री की जो विशेषताएं रही हैं, और उन विशेषताओं में विवेकानंद जी से एड्रेस किए विज्ञान, वो साइंस, और हमारा जो रहा है वो भी अपने मतलब कह सकते हैं स्पिरिचुअल से लेकर के, सभ्यता से लेकर के, संस्कृति से लेकर के सब कुछ। लेकिन आज के समय में जो एक बाढ़ आई है, 6-6 लाख बच्चे जो कैपेबल बच्चे हैं वो विदेश जा रहे हैं पढ़ने। तो वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां जो यूनिवर्सिटी है, हमारे यहां डेवलप करने की आवश्यकता है प्रिसिता जी। तो हमारा फॉरेन करेंसी भी बचेगा, और हमारा जो ये जो बौद्धिक ब्रेन है
उसका लाभ हमारे कंट्री को मिलेगा। कब तक हम ताली बजाते रहेंगे कि इसरो में, नासा में इतने भारतीय हैं, हम भी उसी तरह रहे। और इसमें आपका जो प्रश्न था, एनईपी एक बढ़िया नई शिक्षा नीति आई है और जिसमें सब्जेक्ट की बाउंड्री को तोड़ा गया है और इसलिए अभी ये लागू हुआ है, इसलिए अभी इसे समय देना चाहिए। बस मूल बात है कि पाठ्यक्रम को स्वरोजगार मिले। ये बड़ी कंपनियां जो कह देती हैं कि 95% हमारे मैनेजमेंट के बच्चे और 70% इंजीनियरिंग के बच्चे कोई लायक नहीं है, स्किल नहीं है बोल देते हैं, तो पाठ्यक्रम को भी मार्केट के हिसाब से, प्राचीन धरोहर को भी साथ लेकर के चलें, नैतिकता को, कल्चर को, विज्ञान को और आज की इकोनॉमी को भी। प्रीशिता जी, बिल्कुल समय की कमी है, नहीं तो शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर घंटों चर्चा की जा सकती है। आज के इस कार्यक्रम में आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। तो बेहतर समाज, विकसित समाज बनाने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। और आज भी बदलते दौर में भी कई नवाचारों की जरूरत है जिसको जिम्मेदारी के साथ करना होगा ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए और एक अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।